अच्छा एक जरा चीज नोट कर ले, जब आपने बोरोइंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं, जब पेमेंट का वक्त है ना, तो पेमेंट के टाइम पर अगर आपके पास कोई फंड अवेलेबल है, एक होता है इक्विटी फंड, मतलब शेयर इशू करके पैसा ले लेना, उसे इक्विटी फंड कहते हैं। एक होता है स्पेसिफिक बोरोइंग और एक होता है जनरल बोरोइंग। इक्विटी फंड की अगर मैं बात करूं, बोरोइंग कॉस्ट की कैलकुलेशन के अंदर या एसेट की कॉस्ट फाइंड करते वक्त जिधर हम लिखते हैं ना कॉस्ट इनकर्ड, मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, एक इसका डिविडेंड की बात बताई होगी और एक इसकी इनकम के बारे में, इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में बात बताई होगी। यही तीन बातें होती है, और या इसका अरेंजमेंट कॉस्ट आएगी, इश्यूएंस कॉस्ट या अरेंजमेंट फी। बोरोइंग कॉस्ट के अंदर आप लोगों ने सिर्फ जहां पर कॉस्ट इनकर्ड आनी होती है ना, वहां पर लिखते हैं, मतलब एसेट की कॉस्ट अगर आपने फाइंड करनी है तो कॉस्ट इनकर्ड लेते हैं ना। इसका डिविडेंड आता है बोरोइंग कॉस्ट के अंदर कभी ना, इसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आती है कभी बोरोइंग कॉस्ट के अंदर, और ना कभी इसकी इश्यूएंस कॉस्ट आती है। बोरोइंग कॉस्ट के अंदर सिर्फ इक्विटी फंड की जितनी कॉस्ट लग चुकी है वो कंसीडर होती है, बाकी कोई भी चीज बोरोइंग कॉस्ट की कैलकुलेशन के अंदर नहीं आती। स्पेसिफिक बोरोइंग की बात अगर हम करें तो स्पेसिफिक बोरोइंग में ये सारी चीजें आती हैं। ये डिविडेंड की जगह इंटरेस्ट होगा, डिविडेंड की जगह क्या होगा, उसका इंटरेस्ट होगा, मतलब इसमें कॉस्ट इनकर्ड भी आती है, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट का इंटरेस्ट भी आएगा, उसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम भी आएगी, उसकी अरेंजमेंट फी भी आएगी। जनरल बोरोइंग, जनरल बोरोइंग में कॉस्ट इनकर्ड भी आएगा, जितना उसका इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी अमाउंट के ऊपर वेटेड एवरेज रेट के हिसाब से वो भी आएगा, उसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आएगी, और ना उसकी अरेंजमेंट फी आएगी। तो ये बोरोइंग कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट लेनी है, कौन सी कॉस्ट नहीं लेनी, ये आपके पास पैटर्न। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो हमारा लोन होता है, वो हमारा स्पेसिफिक बोरोइंग समझ लें। हाँ जी, अब अगली बात सुन ले, हम जब पेमेंट करने लगते हैं तो याद रखें अगर आपके पास सारे ही फंड अवेलेबल है तो सबसे पहले इक्विटी फंड से करना, फिर उसके बाद स्पेसिफिक फंड से करना, ना इक्विटी फंड हो ना स्पेसिफिक फंड हो, तब जनरल बोरोइंग से पेमेंट करनी है, वरना नहीं करनी। ठीक है, आज के टारगेट के अंदर दो बोरोइंग कॉस्ट के क्वेश्चन है, दो इंपेयरमेंट लॉस के क्वेश्चन है, दो तीन IS-20 के भी हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं, जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। IS-40 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मजबूरी है क्योंकि एक्सट्रैक्ट का सवाल करवाना है, अदरवाइज IS-36 के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाने हैं और बाकी ये भी करवाने हैं। मैं पहले थोड़ा सा आपको रिवैल्यूएशन मॉडल की एंट्रीज एक दफा बता दूं, वो जो भूली हुई है, ताकि सब लोगों ने तो नहीं भूला हुआ। देखिए, सबसे पहले अगर हम रीवैल्यू करते हैं एट द स्टार्ट, क्या तरीकाकार होगा अगर हम रीवैल्यू करते हैं एट द स्टार्ट? पहला स्टेप हम करेंगे एलिमिनेशन,
एलिमिनेशन की एंट्री हम पास करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट पीपीई क्रेडिट, ऐसा ही है। ये रीवैल्यूएशन की एंट्री है। नंबर 2 रीवैल्यू की एंट्री पास करेंगे। अब रीवैल्यूएशन की 4-5 एंट्रीज बन जाती। पहले बात अपवर्ड या डाउनवर्ड, पहले सरप्लस या लॉस पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। मतलब अगर मैं बात करूं अपवर्ड की या बात करूं डाउनवर्ड की, अपवर्ड का मतलब है रीवैल्यू फेयर वैल्यू ज्यादा आ गई, डाउनवर्ड का मतलब है कम आ गई। अब अपवर्ड में पहला केस नॉर्मल एंट्री पीपीई डेबिट ओसीआई या रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये उस केस में एंट्री पास करेंगे पहले लॉस नहीं पड़ा या पहले सरप्लस पड़ा है, या ये फर्स्ट टाइम की एंट्री है। एक और एंट्री भी इसकी होती है पीपीई डेबिट एसओपीएल या रीवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट ओसीआई क्रेडिट। ये कब एंट्री पास होती है? जब पहले कोई लॉस पड़ा हो। एक और एंट्री भी होती है, ये मैक्सिमम एंट्रीज हैं जो अपवर्ड के केस में पास हो सकती हैं। पहली एंट्री के बाद पहले सुन ले, फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन हुई है या पहले ही सरप्लस पड़ा हुआ है, तो एंट्री पास होगी पीपीई डेबिट ओसीआई क्रेडिट। दूसरी और तीसरी एंट्री देख लें, पहले लॉस पड़ा हुआ है, सरप्लस आया। अगर सरप्लस लॉस से ज्यादा आ गया तो लॉस खत्म होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो ओसीआई। आपका सरप्लस आया 50 रुपए, लॉस पड़ा हुआ है पहले ही 80 रुपए से, तो इसका मतलब है सिर्फ लॉस रिवर्स होगा, सरप्लस तो एक्स्ट्रा हुआ ही नहीं। डाउनवर्ड के अंदर भी यही काम होना है। एसओपीएल डेबिट पीपीई, ये एंट्री पास करते हैं फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन हुई है और लॉस आया, या दूसरी ये एंट्री कब पास होती है कि पहले से ही लॉस पड़ा, दोबारा लॉस आ गया। फिर उसके बाद एंट्री पास होती है एसओपीएल ओसीआई डेबिट एसओपीएल डेबिट, यह एंट्री पास होती है, लॉस की है ये एंट्री, ये लॉस की एंट्री है। ठीक होगी बात। अब इसमें ये कौन सी एंट्री है भला? पहले सरप्लस पड़ा था, अब लॉस आ गया। अब अगर लॉस बढ़ गया तो एंट्री पास होगी, और अगर उसी में एडजस्ट हो गया तो सिर्फ उतनी ही एंट्री पास। ठीक होगी बात। नेक्स्ट, ये किसकी एंट्री थी भला? अच्छा, रीवैल्यूएशन चाहे साल के शुरू में हो या साल के एंड में हो, एंट्री यही है रीवैल्यूएशन की। तीसरे नंबर पर हमने एंट्री पास करनी है डेप्रिसिएशन की, और डेप्रिसिएशन की एंट्री नॉर्मल पास होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक बात याद रखें, अगर कभी जिंदगी में नेट बुक वैल्यू पे एंट्रीज पास करनी आ जाए ना, तो जिस जिस जगह अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है वो वाली एंट्री पास ना करना। पर यहां पर वैसी एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन टू पीपीई। फिर एलिमिनेशन वाली एंट्री भी पास नहीं होनी, वो पूरी एंट्री पास नहीं होनी, क्योंकि अक्यूमुलेशन है ही नहीं। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो आईकैप कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कर सकता है। चौथे नंबर पर आपने देखना है एक्सेस डेप्रिसिएशन है या नहीं। अगर है तो क्या एंट्री पास करेंगे? ओसीआई डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, ये आपकी रीवैल्यूएशन की एंट्री है।
ओके की बात। अब हम आगे चलते हैं, इसकी एंट्रीज पास करते हैं। साल के एंड पे अगर रीवैल्यूएशन हो तो क्या करें? साल के एंड में हो तो पहले क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन। अब सुनिएगा जरा ध्यान से एक बात, डेप्रिसिएशन टू, सुन रहे हो? तो फिर सुने, अगर ये फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं होगी। अगर ये कोई बाद में पहले रीवैल्यूएशन हो चुकी है और सरप्लस पड़ा हुआ है तो फिर एलिमिनेशन की एंट्री पास होगी। बस फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन हुई है, एलिमिनेशन की एंट्री, सॉरी एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं होनी। अगर पहले सरप्लस पड़ा हुआ है, पहले सरप्लस पड़ा हुआ है तो फिर एक एंट्री पास होगी, ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग। अब कहेंगे सर अभी तो रीवैल्यू हुआ ही नहीं, ये पहले वाला सरप्लस है। फिर उसके बाद एलिमिनेशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपीई, और फिर रीवैल्यू की वही एंट्री, उन्हीं में से कुछ पॉसिबल एंट्री पास हो जाएगी, फिर रीवैल्यूएशन की एंट्री। ओके की बात। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए आज अगर टाइम देखेंगे मिला तो 36 करवाऊंगा, वरना आज का टारगेट हमारा हो गया 23, 20 और IS 60। ओके, ये 3 टॉपिक्स करते हैं और इसको तसल्ली से, नोट्स आज मैं नहीं करवाऊंगा, नोट्स कल करवाऊंगा, ठीक है? आए जरा 2025 का ही सवाल निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने घर में जब करने हैं तो जुबानी करने हैं, अभी हम मिलके करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहला सवाल पेपर में 8 नंबर का आया है जनाब, बोरोइंग कॉस्ट। 8 नंबर पर आपने कितना टाइम जाया करना है? 8 को 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना टाइम बन रहा है? 15 मिनट। अब हम देखते हैं क्या ये 15 मिनट में होने वाला सवाल है भी सही या नहीं। लिखा हुआ है कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अपने आप को पैनिक नहीं होने देना, ना पेपर में ना अब। कॉन्सेप्ट याद कर लिया करो, फिर बंदा पैनिक नहीं होता। 1 जनवरी लाकोस्ट लिमिटेड कॉमर्स कंस्ट्रक्शन, यहां पर देखिए 1 जनवरी 24, अपने डेट याद रखते होते हैं बोरोइंग कॉस्ट के सवाल के अंदर। कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस बिल्डिंग बिलो इज द ब्रेकडाउन ऑफ द पेमेंट 1 Feb 300 मिलियन। फिर अगली पेमेंट्स के साथ हमारा ताल्लुक ही नहीं है, करनी तो है हमने। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आ जाओ। कहता है दीज पेमेंट्स वर मेड थ्रू फॉलोइंग सोर्सेस। कहता है अ लॉन्ग टर्म लोन 500 मिलियन एट द रेट ऑफ 16% वाज ऑब्टेन्ड। 3 डेट आ गई हमारे पास, बताओ किस डेट से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करो? 1 Feb को। ये कोई किसी को इसमें मसला है तो पूछ लो। आपने 3 डेट देखनी थी, कौन कौन सी डेट? लोन कब लिया, कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की, पेमेंट कब की। इन तीनों में से जो लास्ट डेट होगी, अगर जो डेट मिसिंग होगी वो तो छोड़ दो ना, वो लास्ट डेट समझी जाएगी कोई और, जो फिर गिवन डेट में लास्ट डेट समझी जाएगी उसको, ठीक है? आगे देखते हैं। वो कहते हैं withdrawal from the running finance facility from the bank which carry interest rate 18%. This facility is also used for working capital need. वैसे ही उसने क्या दिया, रनिंग फाइनेंस जनरल बोरिंग। कहता है आपको टोटल कितना पैसा चाहिए? 1220 मिलियन। स्पेसिफिक कितना आया? 500। तो बाकी का पैसा भी तो कहीं से लगाना है। आगे चलते हैं। A government grant related to the warehouse 300 million was received. चलो जी, आपको गवर्नमेंट से भी इमदाद मिल गई। 1 सितंबर 20, ये तो सिंपल हम क्या करेंगे, पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। The receipt of the grant was used to reduce the utilization of the running finance facility. कहता है जो आप रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में इस्तेमाल कर रहे हो ना,
तो गवर्नमेंट ग्रांट उधर एडजस्ट हो जाएगी। ये कल किया था गवर्नमेंट ग्रांट और प्रोग्रेस बिल वाला। A legal dispute across regarding land ownership right. कहता लीडर एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज कंप्लीटली halted फ्रॉम 1 जून से लेकर 1.5 महीना ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर। अच्छा, ये सस्पेंशन पीरियड है या नेचर ऑफ द वर्क है? ये सस्पेंशन पीरियड है। तो इसमें ना तो इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइज होगी, ना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, ना जनरल बोरिंग का, ना स्पेसिफिक बोरिंग का, किसी का भी नहीं। द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2020। हमसे सवाल पूछ रहा है, बताओ कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस बिल्डिंग। सवाल का तरीका या 8 नंबर लेने का तरीका, सबसे पहले नाम लिखेंगे, लोकेस्टर लिमिटेड जो भी है, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, for the year ended 31 दिसंबर 24 है 25 है 20। सबसे पहले हम लिखेंगे स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। अच्छा, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं। अच्छा, कॉस्ट इनकम इधर नहीं आती, कॉस्ट इनकम एसेट की कॉस्ट फाइंड करते वक्त आती है। यहां पर बोरोइंग कॉस्ट इंटरेस्ट के अंदर 3 चीजें आती हैं, अरेंजमेंट फी, इंटरेस्ट और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। हाँ जी, इंटरेस्ट कितना पैसा आपको मिल गया था, किस रेट के हिसाब से, अब किस डेट से स्टार्ट करना है, फेब से दिसंबर तक बनते हैं 11 महीने और 1.5 महीना सस्पेंशन, तो टोटल कितना टाइम बच गया? 9.5। स्पेसिफिक बोरोइंग का टोटल इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है, कितनी अमाउंट आ गई? कितना? 63 लेस कर देते हैं इसमें से टेम्पो इनकम, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्किंग। वर्किंग नंबर 1, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, डेट बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, हमारे पास आ जाएगी इंटरेस्ट। किस डेट से ये काम स्टार्ट करना है? 1 फेब से, जिस दिन से कैपिटलाइजेशन वाला काम शुरू हुआ। 1 फेब 24 आपके पास पैसा कितना था? उस दिन पेमेंट कितनी करती थी? 300। आपके पास 200 बच गया था, मल्टीप्लाइड बाय नहीं 16 क्यों, 10%, मल्टीप्लाइड बाय अगली मूवमेंट। फर्स्ट में कितना? 3/12। अच्छा, इसके अंदर अगर वो 2 महीने आ गए ना सस्पेंशन वाले, वो निकाल देने। कितना आंसर आ रहा है? पूरा 5। 1 में 24 को कितनी पेमेंट की? कितना आंसर आ गया? और जैसे ही नेगेटिव आ जाए इन्वेस्टमेंट इनकम खत्म, अब नेगेटिव बैलेंस के ऊपर तो नहीं मिली। और वो जो नेगेटिव पेमेंट है वो करते कहां से हैं? फिर जनरल बोर्ड। कहां से पेमेंट करते हैं? जनरल। तो अभी तो हम यहां पर काम कर रहे हैं,
कितना आ गया 58। इसमें ऐड कर देते हैं जर्नल बोरोइंग कॉस्ट। जर्नल बोरोइंग, अच्छा जर्नल बोरोइंग कॉस्ट का भी बड़ा आसान तरीका होता है। आप ना बस नीयत साफ होना, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। किस दिन हमने जनरल बोरोइंग का पैसा इस्तेमाल किया और कितना पैसा इस्तेमाल किया 250 मल्टीप्लाइड बाय, उसने एक ही रेट बता दिया है, वही वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट है 18% मल्टीप्लाइड बाय अगली पेमेंट। अच्छा अक्टूबर के अंदर जून जुलाई आ रहा है। अच्छा जरा सुने, आप टोटल टाइम काउंट कर लें, उसमें से 1.5 महीना माइनस करें। 1 मई से 1 अक्टूबर तक कितना टाइम बनता है 5 6 7 8 9 5 महीने। 5 में से 1.5 माइनस कर 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 डिवाइड बाय 13. हाँ जी, अच्छा ग्रांट है किस दिन 1 सितंबर को मिली है, 1 सितंबर को। अच्छा 1 मिनट, अगली मूवमेंट तक टाइम देखते होते हैं। आपने 1 सितंबर तक का टाइम देखो, क्या देखो 1 सितंबर तक का टाइम काउंट करो। 1 सितंबर तक तो जनरल बोरिंग है ना, तो 1 सितंबर तक टाइम देखना है कि 4 महीने, 4 में से 1.5 माइनस कर दो 2.5 कितना आ रहा है। देखिए जब भी कोई मूवमेंट हो, प्लस हो या माइनस हो, उस टाइम तक डेट लेते हैं। फिर आगे 1924 कितने पैसे मिले गवर्नमेंट से 300। अच्छा इसकी तो इनकम आएगी क्योंकि हमें ज्यादा पैसे अकाउंट में आ गए ना। आपने 250 रनिंग फाइनेंस से इस्तेमाल किया, 300 आपने गवर्नमेंट 300 आपको गवर्नमेंट ने दे दिया, ये 50 अब आपका पैसा पड़ा हुआ है। इसका जो इंटरेस्ट है वो एसओपीएल के अंदर जाएगा। इसका जो इंटरेस्ट है वो किस में जाएगा एसओपीएल के अंदर जाएगा। ये यहां पर कैलकुलेट नहीं होगा। तो अगर आपने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं तो फाइंड करो, अगर आपने एक्सट्रैक्ट नहीं बनाने तो इस पर जरूरत अगली पेमेंट पे आओ। अभी आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना, बल्कि आपके पैसे बैंक में पड़े हुए। अब आए जरा 1 अक्टूबर, सेविंग अकाउंट जो इंटरेस्ट इनकम वाला, कितनी अमाउंट आ गई 290। 1 अक्टूबर को आपने 290 और पे किया, कितना आ गया 240। अब 240 क्या आ गया बैलेंस वाला, ये हमारा ओवरड्राफ्ट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 18%, मल्टीप्लाइड बाय 1 अक्टूबर से लेकर अगली पेमेंट तक का टाइम। 5 दिसंबर है, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, 2 बाय कितना 7 पॉइंट। 1 दिसंबर 24 कितनी पेमेंट 100। हाँ जी कर दो प्लस 420 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कितना 6 पॉइंट। एक महीने का इतना आ रहा है, तीनों को प्लस कर ले 9.4 प्लस 7.2 प्लस 6.3 22 पॉइंट। सवाल कंप्लीट। अब इसमें अगर कोई किसी को परेशानी आ सकती थी, ये 50 वाला जो दरमियान में उसने, हाँ जिसने प्रोग्रेस बिल और इंश्योरेंस वाला सवाल किया होगा उसको कोई परेशानी नहीं आई।
22.9 और ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया और जवाब आपका ये है। टोटल कर ले 81 पॉइंट। ये इसकी वर्किंग के साथ ये टोटल सवाल है। हाँ जिस दिन से हमारे पास आ जाए, क्योंकि उसकी सारी जाना ही एसओपीएल के अंदर है। ये आपकी वर्किंग और ये आपका सॉल्यूशन। ये आपका पेज नंबर 1 होगा सॉल्यूशन का और ये आपका पेज नंबर 2 3 जितनी मर्जी वर्किंग करनी है। अगले सवाल पे चलते हैं। सॉरी वो जल्दी तो तब तक पे ना करो तब चलती रहेगी, लेकिन ये है कि हमने जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती कैपिटलाइजेशन तब तक करते हैं। अगला सवाल अगर आप ध्यान से आप सुने बातें कम करें। In accordance with IS 20 ये 3 टॉपिक्स हमने अभी इसके क्वेश्चन करने हैं, तो तीनों टॉपिक्स आपने तैयार भी करने हैं साथ। और कल का टारगेट अगर आप कहोगे तो पहले मैं यहां पर रिवाइज करवा दूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा इंपेयरमेंट का, और फिर हम इंपेयरमेंट के क्वेश्चन करेंगे और साथ IS 40 के भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमने तो यहाँ पर 9 हफ्ते को, क्योंकि 9 तारीख बनती है, 9 तारीख तक का टारगेट रखा हुआ है नॉन करंट एसेट्स का, बट आप 14-15 तारीख तक ले जाओ, उसमें पक्के करो। नॉन करंट एसेट अगर आपके पक्के हो गए ना, तो फिर पीछे जितने भी टॉपिक रहते हैं वो 3-4 दिनों में आपका काम हो जाएगा। नॉन करंट एसेट्स भी इतने ज्यादा मसला नहीं है, टॉपिक 5 इकट्ठे कर रहे हैं ना, इसलिए। अब देखें, कहते हैं इन अकॉर्डेंस विद IS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ, ये उसका नाम लिखा हुआ है डिस्कस। जब भी वो डिस्कस कहता है, एक्सप्लेन कहता है, आपने अंग्रेजी लिखनी है। should be deal with the financial statement of TL for the year ended December, entries are not required। अच्छा मसला ये है कि ये आईकैप तंग आकर ये काम लिखता है, वो कहता है मैं एक्सप्लेनेशन पूछ रहा हूं, वो एंट्रीज पास करके आ जाते हैं। अब जरा पहली बात, और इसको अंग्रेजी में लिखना है। अच्छा गवर्नमेंट ग्रांट के सवाल में आपने बताना क्या होता है, सीक्वेंस चेक करें। एक चीज आपने बतानी है कि वो रिलेटेड टू इनकम है, रिलेटेड टू एसेट है, या नॉन कैश आइटम है। एक बात ये बताया करनी है डिस्कशन में। फिर आपने उसको डील कैसे करना है, डायरेक्टली डिडक्शन, या अगर वो खुद बता दे तो वो लिखना है, नहीं बताएगा तो दोनों ऑप्शन बता देनी है। ठीक है, फिर तीसरी बात कोई कंडीशन है तो वो भी लिख देनी है। और अगर कोई रिफंड का केस है तो उसमें यह भी लिखना है कि इसको चेंज इन एस्टिमेट ट्रीट करना है। रिफंड के केस में ये एक एक्स्ट्रा बात लिखनी है। और रिफंड का केस अगर रिलेटेड टू एसेट है तो उसमें इंपेयरमेंट का लफ्ज भी लिखना है कि हमने इंपेयरमेंट टेस्ट भी लगाना है। ये 5 बातें हैं, देखना हर सवाल के अंदर ये 5 बातें डिस्कस हुई होती है। लेकिन आई क्या कहता है कि अंग्रेजी वीक है बच्चों की, नहीं लिखना आता हो। वो उनको लिखना कैसे आए, क्योंकि वो सवाल तैयार करके जाते हैं, अंग्रेजी पढ़ के कोई नहीं जाता। लेकिन आई कैप ने 8 नंबर हर पेपर में अंग्रेजी के दे रहे। अगर इस क्वेश्चन में देखें, इस पेपर में 6 नंबर का सवाल कैश फ्लो का आया था और 8 नंबर का ये 14 नंबर जो कि अंग्रेजी लिखनी है। कहता है 1 जनवरी 24 द गवर्नमेंट अलॉटेड द इंडस्ट्रियल लैंड in underdeveloped area, set up the plant of the electric buses। सवाल हो गया, नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है, इट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ द प्लांट। सबसे पहले लिखेंगे इट इज अ नॉन मॉनिटरी या नॉन कैश ग्रांट, और हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, इसको
रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू, रिकॉर्डेड एट इट्स, जब कोई नॉन कैश आइटम मिलती है तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। एंड देयर गवर्नमेंट ग्रांट विल बी अमोर्टाइज ओवर द लाइफ ऑफ प्लांट। अब यहां पर रिलेटेड ऐसा नहीं लिखेंगे। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। द प्लांट हैज लाइफ एज 10 years and become available for use 1 October 20, तो हम ये लिखेंगे कि 1 अक्टूबर 2024 से इसकी अमोर्टाइजेशन करेंगे, बाकी पैसा लायबिलिटी में लिखेंगे, लिखना अंग्रेजी में है, और वो 3 महीनों की इनकम आएगी। आगे, द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड 600 1 जनवरी 24 और 615 1 अक्टूबर 24। ये उसने एक अच्छी चीज पूछी, कहता है 1 अक्टूबर 24 को उसकी फेयर वैल्यू थी 600 और जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज है तब फेयर वैल्यू थी 615। हमने कौन सी फेयर वैल्यू लेनी है? जिस दिन हमें गवर्नमेंट ने लैंड प्रोवाइड की, वो कब की थी? 1124। तो हम लैंड विल बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ ₹600। ठीक होगी बात। मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको आई कैप के एज इट इज रीड करवाऊंगा, ये पहले हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। दूसरी बात, ड्यूरिंग 24 टीएल अचीव्ड एडिशनल सेल्स ऑफ ₹100 मिलियन, उसको 100 मिलियन की ज्यादा सेल हुई, विच इंक्रीज्ड प्रॉफिट बाय 19 मिलियन ड्यू टू सपोर्टिव गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। ये तो गवर्नमेंट ग्रांट है या नहीं? गवर्नमेंट ग्रांट तब होती है जब रिसोर्सेज ट्रांसफर हो। तो ये बात आप लिख देना, आप लिखोगे कि नो डाउट इससे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है, इट विल नॉट गवर्नमेंट ग्रांट। क्यों नहीं है? बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट ट्रांसफर टू द एंटिटी, रिसोर्स आर नॉट ट्रांसफर टू द। अच्छा, गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में एक मैं आपको लाइन है, याद कर लो, हाईलाइट भी करवा दूंगा। तो आपने कहना है गवर्नमेंट असिस्टेंस विल बी डिस्क्लोज नेचर एंड टाइमिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखना होता है? गवर्नमेंट असिस्टेंस विल बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतना लिख दो, या नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस विल बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो आप लिखेंगे इट विल नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट बिकॉज देयर इज नो रिसोर्सेज ट्रांसफर टू द एंटिटी, इट विल बी अ गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड दैट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एक और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात भी तो है, अगली बात पढ़ते हैं। इन 24 ड्यू टू वायलेशन ऑफ वन ऑफ द कंडीशन अटैच्ड टू द गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इन 21 टू सेट अप ऑफ द प्लांट, TL received a notice from the government authority to repay the amount 75 million. Refund का केस आ गया। The grant was initially recorded as deferred income. अगर deferred income है तो इसका मतलब है एसेट को तो नहीं छेड़ेंगे, लायबिलिटी को छेड़ेंगे। कहते हैं the balance of deferred grant income at the time of repayment was 48 million. आपका वो जो deferred grant income है तब तक द बैलेंस ऑफ एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट वाज 48। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने कहना है जितना कैश पे किया वो क्रेडिट हो जाएगा, और अब डेप्रिसिएशन का लफ्ज नहीं बोलना, वो कहता है जितना टाइम गुजर गया है उसको हमने रिवर्स करके तो रिमेनिंग बैलेंस आपने अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर देना। ऐसे एंट्री सोच तो सकते हैं ना, चलो पास नहीं कर सकते, ये एंट्री से ही आप लोग लिखोगे। रिफंड के केस का याद है आपको? कैश क्रेडिट करते हैं, SOPL, जितनी डेफर्ड ग्रांट इनकम में जा चुका है इसका रिलेशन वही डेबिट कर देते हैं। यहां पर अगर 48 है सपोज, और रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगी? डेफर्ड, उतनी अमाउंट से हमारी लायबिलिटी कम। अच्छा, आपने एंट्री पास नहीं करने, बट रेफरेंस के लिए आप ये चीजें लिख सकते हो। ये 2025 का क्वेश्चन है आपके पास, FR 1 कैप 1। सबसे पहले ये इसका सॉल्यूशन देखें।
अलॉटमेंट ऑफ द लैंड ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉन मॉनिटरी एसेट। एक बात हो गई। आप ना जितनी मर्जी कहानियां लिख कर आए, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड नहीं लिखेंगे ना तो कोई फायदा नहीं। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड में 3 बातें हैं गवर्नमेंट ग्रांट में। वो कहता है एक तो आप उसकी प्रेजेंटेशन लिखें, मतलब डायरेक्टली डिडक्ट करना है या सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है, ये बात लाजमी बताया करें। फिर अगर कोई गवर्नमेंट असिस्टेंस है तो उसके डिस्क्लोजर के बारे में बात बताया करें। फिर आपने ये भी लिखना होता है रिलेटेड टू एसेट है, रिलेटेड टू इनकम है, रिलेटेड टू नॉन मॉनिटरी चीजें। ये बातें आपने डिस्कस करनी होती। पहली बात उसने पूरी की, should be considered government grant, such non-monetary grant may be recorded at fair value या nominal value। दो बातें हैं, fair value या nominal। एमसीक्यूज में वो दे देता है जी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना, बोथ ऑप्शंस दोनों अलाउ है। इफ द लैंड इज रिकॉर्डेड फेयर वैल्यू दैट शुड बी रिकॉर्डेड रुपीज दैट रिलेटेड, आगे वो अगली बात आपकी कहने लग गया, रिलेटेड डेफर्ड ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इनकम ऑन द सिस्टमैटिक बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 20। बात समझ लगी? आपको समझ लगने में कोई इश्यू नहीं है, समझ लग जाएगा, प्रॉब्लम लिखने में आता है। आप थोड़ी सी सेंटेंस मेकिंग ठीक कर लें, जरूरी तो नहीं है कि यही अंग्रेजी हमने प्रोड्यूस करनी है। अगली बात, स्पोर्टिव प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट। पहले उसने क्लियर कर दिया क्यों नहीं है। नो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज हैज बीन मेड, कहता कोई रिसोर्सेज एंटिटी को ट्रांसफर ही नहीं हुआ। However, such policies can be considered government assistance। अब ये बात गवर्नमेंट असिस्टेंट में लिखनी है, TL need to disclose nature and extent of these policies in its, जब भी गवर्नमेंट असिस्टेंस का पता चल जाए उसमें आपने ये बात लाजमी लिखनी होती है कि हमने इसको डिस्क्लोज करना है। अच्छा, दूसरी बात होती है गवर्नमेंट ने आपकी फैक्ट्री के सामने रोड बनवाया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, ये नॉर्मल काम है ना, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है। इसको फिर आपको डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, आपने इसको डिस्क्लोज भी ना रिकॉर्ड करना है ना डिस्क्लोज करना है। अच्छा, बात होती है ना रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइज होता है एंट्री पास करना, और ना ही डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज का मतलब होता है सिर्फ बताना। आगे चलते हैं। When a government grant is repayable, it is accounted for change in accounting estimate। बात होगी पहली, अगर जिस बंदे ने चेंज इन एस्टिमेशन का लफ्ज नहीं लिखा मतलब उसने पूरा काम, रिफंड का केस हो, एक्सप्लेनेशन हो, तो आपने ये लाजमी लिखना है कि ये एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है। आगे, since the grant was recorded as deferred income, the outstanding balance of such income shall be adjusted against payment of government grant. The differential grant paid and deferred income, that is 27 million, shall be recognized as an expense। मतलब वो ये कह रहा है ना, SOPL की बात कर रहा है, कहता है कि हमारे पास कैश किया 75, कहता है डेफर्ड ग्रांट जो आपने खत्म करनी है वो कितनी करनी है 48, और जो डिफरेंस है वो फिर किसको चार्ज हो जाएगा, SOPL को, और वो कितनी अमाउंट आ रही है 27। अच्छा, ये उसने एंट्री फॉर्म में नहीं लिखा, एक्सप्लेनेशन फॉर्म में। ओके होगी बात? आगे बढ़े। अब ये हम वैसे नंबर भी कहते हो तो काउंट करते जाते हैं। नॉन करंट 8 नंबर का ये सवाल और 8 नंबर का ये सवाल, 16 नंबर हो गए। और मेरे ख्याल में इन 16 नंबर के अगर आपकी ग्रिप है तो ये 20 मिनट में होने वाले सवाल है। तो अब हम चलते हैं, ये उसने नोट्स का सवाल दे दिया क्योंकि नोट्स आज का हमारा टारगेट नहीं है, और वो कितने नंबर है 32 नंबर हो गए, और कोई एमसीक्यूज अगर एक आधा आ गया तो सीधे सीधे 35 नंबर। ठीक है, अब चलते हैं हम 2000 आइटम 2024। सबसे अच्छा सवाल आज का, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, मुश्किल नहीं। मैंने कहा ना कि
अगर हम 2024 के कमेंट्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों इसको फेवरेट कह रहा हूं, ठीक है ना। और नंबर भी देखें, 16 नंबर। हालांकि वो क्या कह रहा है, कहते हैं नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। नरेशन वो होता है जिसकी एंट्री पास करो नीचे अंग्रेजी में लिख दो, उसे नरेशन कहते हैं। जब आपने डेप्शन की एंट्री पास की है ना, डेप्शन टू एक्यूमुलेट डेप्शन, नीचे लिख दो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर विल बी रिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड। चलें जी, प्रिपेयर। अब आपको जागना पड़ेगा। IAS 16 का रीवैल्यूएशन मॉडल भी है, एक्सचेंज का केस भी है, चेंज इन एस्टिमेशन की केस भी है। और एक्सचेंज का केस तो मैंने आपको पहले बताया, आज दोबारा भी करवा देता हूं। अच्छा, कल मैंने कॉस्ट की क्लास में ये बात बताई, तो बतानी इस क्लास में थी कि आप लोग ना आईकैप के सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड ना किया करो प्लीज, वरना आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा और ग्रिप भी नहीं आएगी। आप लोग अपना सॉल्यूशन देखा करो, जो आपने नोट्स बनाए हुए सारे चैप्टर रिकॉर्ड किए हुए। कल मेरे पास 3 से 4 स्टूडेंट है, पता है मेरा क्या दिल कर रहा था, जब वो मुझसे सवाल पूछने आए हैं, वो थोड़ा करीब आते हैं। समझ गया हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई अल्लाह के बंदो, मैंने आपको बताया था एक्सचेंज के केस में जब भी कुछ करना हो जर्नल एंट्री पास करो। आप आईकैप के सॉल्यूशन को मेरे सामने ला रहे हो कि कैश प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, आप जर्नल एंट्री पास करो, आपका सब कुछ मिल जाएगा। नए एसेट की कॉस्ट मिल जाएगी, पुराने एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, गेन या लॉस मिल जाएगी। तो इसलिए आप ना अपने नोट सामने रखो। वो पतीसा तो नहीं खा लिया, पुराने नोट्स होगा जो आपने रिकॉर्ड किए थे, पतीसा तो नहीं खा लिया है? तो उनको खोल लिया करो। चलें, जरा ध्यान से अपने कैलकुलेटर भी निकालें। सबसे मैंने बात, जो ज्यादातर बातें कर रहे थे ना, मैंने उनसे ज्यादा सवाल पूछने हैं, ये आपको पता है पहले भी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने आपको एक बात बताई थी IAS 16 का सवाल करने का तरीका। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन, और तीसरे नंबर का स्टेप है हर एसेट को अलग अलग डील करना है। आपके 16 नंबर पक्के क्या करना होता है, रिक्वायरमेंट पढ़नी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है, और फिर अलग अलग हर एसेट को डील करना है जी। जर्नल एंट्रीज पास करनी है जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लो, KL अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन मॉडल नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, हम करते भी ऐसा है। एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट टू सरप्लस, ये किसकी बात कर रहा है, एक्सेस डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। कहते ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल एक्सेप्ट फैक्ट्री बिल्डिंग, मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया रिवैल्यूएशन मॉडल, बाकी हो गया कॉस्ट मॉडल। Depreciation is applied using the straight line method except the vehicle which are depreciated using reducing balance method 15%। अगर आपने इसका सॉल्यूशन देखा ना आईकैप की किताब से, आधे पागल आपने वैसे ही हो जाना है और आधे पहले ही हो, वो काम ही खत्म हो जाना है। तो इसलिए खुद से करोगे तो ये सवाल हो जाएगा, और बाद में एंड पे चाहे उसको मैच कर लेना। देखिए 1 जुलाई 23 हमारा साल कौन सा है, 30 जून 24। लो जी, साल का स्टार्ट। KL revalued factory building for the second time resulting upward revaluation 18 मिलियन। इसका मतलब है आपने 1723 को, मतलब इस साल के शुरू में रीवैल्यू किया, 18 मिलियन का सरप्लस आया। बिफोर दिस रीवैल्यूएशन the carrying amount was recorded as 81 million। इसका मतलब है 81 मिलियन का एसेट आपके पास बुक वैल्यू पड़ी थी, 18 मिलियन से सरप्लस आया, तो वो कितने का एसेट हो गया, 81 का पहले पड़ा था, 18 मिलियन का और बढ़ गया, कितना 99। बोला क्या चीज है ये, उसकी फेयर वैल्यू है। उसकी फेयर वैल्यू उसने अलग डायरेक्ट नहीं बताई, सब ऐसे ना इनडायरेक्टली बता दिया है। 81 से 18 मिलियन बढ़ गया तो 99 का हो गया। अब मैं उल्टा पढ़ता हूं, 81 वाला एसेट 99 का हो गया,
तो 18 मिलियन का। अब हम देखेंगे अगर कोई लॉस पड़ा होगा तो पहले उसको रिवर्स करेंगे क्योंकि सेकंड टाइम हो रहा है। डन, आगे चलते हैं। कहते हैं कि ग्रॉस अमाउंट है 90 मिलियन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 9 मिलियन। ये आपको बता दिया गया कि आपका जो फर्स्ट पहले रीवैल्यू हुआ था उसके बाद वो उसकी वैल्यू थी 90 मिलियन और फिर वो 2 साल डेप्रिशिएट हुआ। 2 साल का कैसे पता चला, आगे पढ़ते हैं। दिस इज प्रीवियस रिवैल्यूएशन 1 जुलाई 20, जब लास्ट टाइम रीवैल्यू हुआ था तो वो कितने का हो गया था, 90 का, और अब तक उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ चुकी है, 9 मिलियन। ये 9 मिलियन कितने सालों की डेप्रिसिएशन है, 2 सालों। कितने सालों की है, 2 सालों की। तो आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बता सकते हो। ये 9 में, अच्छा 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई, 4.5। लाइफ भी फाइंड कर सकते हो, रेट भी फाइंड। कभी लाइफ फाइंड करनी हो ना तो तरीका बताता हूं। आपके पास 90 है डिवाइडेड बाय 1 साल की डेप्रिसिएशन। अगर आपने लाइफ फाइंड करनी हो ना और आपके पास ना हो तो लास्ट रीवैल्यू या कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 साल की डेप्रिसिएशन, लाइफ आ जाएगी आप। डन, आगे चलते हैं। और वैसे भी कई और भी मेथड है, जरूरी नहीं कि यही मेथड है। 90 मिलियन की 2 साल की डेप्रिसिएशन 9 मिलियन है, तो किस रेट के ऊपर इसको डेप्रिशिएट किया हुआ है, 5% पे। क्योंकि 10% पे किया होता तो 9 1 साल की होती। इसका मतलब है 20 इयर्स लाइफ है या 5% रेट है। ये बात समझ लगी। अब ये चीज आपको आई कैप के सोल्यूशन में नजर नहीं आएगी। आई कैप ने भला कैसे फाइंड किया वो भी तरीका बताता हूं, आगे चलते हैं। कहते हैं विच द रिजल्ट रीवैल्यूएशन लॉस, आपका आज से 2 साल पहले 12 मिलियन का लॉस आया था, ऐसा ही है, और आया भी साल के शुरू में था। तो 12 मिलियन पहले 20 पे डिवाइड हुआ होगा पहले साल, कितना आंसर आया होगा, 0.6। तो 12 में से 0.6 माइनस हुआ होगा, फिर 0.6 माइनस हुआ होगा, ऐसे ही है ना। 2 साल गुजरे हैं तो कितना बच गया, 10 तो आपका 10.8 मिलियन से लॉस अभी पड़ा हुआ है और आपको 18 मिलियन का सरप्लस आया। सवाल तो आपका हो गया। और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा नंबर इस एंट्री के थे। अब हम एंट्री पास करते चले। अब देखें 1723, पहले रिवैल्यूएशन करेंगे या पहले डेप्रिसिएशन करेंगे, पहले रीवैल्यू, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई या फैक्ट्री बिल्डिंग। पहले हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करेंगे, गॉट इट। फिर सेम डेट को रीवैल्यू करेंगे, हमारा फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई डेबिट, कितनी अमाउंट से, एसओपीएल 10 पॉइंट, ओसीआई 7 इस साल के शुरू में चल रहा है काम, ओके। अब उसके बाद 30 जून 24 को हम रीवैल्यू करेंगे, सॉरी डेप्रिसिएशन लेंगे। अब डेप्रिसिएशन हमने किस अमाउंट पे लेनी है, 99 के ऊपर, क्योंकि अब उसकी वैल्यू 99 है, उसकी फेयर वैल्यू। इसको किस पे डिवाइड करूं, 18 पे, क्योंकि उसकी टोटल लाइफ कितनी थी, 2 साल तो गुजर गए, डिवाइडेड बाय 80। अच्छा अगर मैं इसको 18 पे डिवाइड करूंगा तो सरप्लस को भी तो 18 पे डिवाइड करूंगा। चलो इसको तो पहले 18 पे डिवाइड करो। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5 सरप्लस भी पड़ा है। डेप्रिसिएशन के वक्त सरप्लस पड़ा हो ना, एक्सेस डेप्रिसिएशन वो पड़ा है 7.2। इसको अगर 18 पे डिवाइड किया है
OCI डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग 0.1। आपका देखें, मैंने तो आगे सवाल ही नहीं पढ़ा, पता नहीं उसमें इससे रिलेटेड कोई बात ही ना हो, लेकिन क्योंकि मैंने सवाल पहले करवाए हुए हैं या किया हुआ है तो इसलिए मुझे तो आइडिया है, लेकिन एक दफा सवाल पढ़ के फिर एसेट टू एसेट करना। अब ये एंट्री मेरा नहीं ख्याल कि स्टूडेंट्स के लिए कोई परेशानी का बैच बन सकती थी अगर उसको रिवैल्यूएशन आती है। अब आगे चलते हैं दूसरे पार्ट पे। 1 नवंबर 23, हाँ इसमें आई कैप का और हमारा कोई तजाद हो सकता है वर्किंग करते हुए। 1 नवंबर 23, KL replaced significant part of its machine that accounted for 30% of the machine total value। कहता है एक मशीन का 30% पार्ट है जो हमने रिप्लेस करने जा रहे हैं। जो एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है ना, वो समझो एक एसेट होता है। जो सिग्निफिकेंट पार्ट होता है वो एक, अगर रिप्लेस करो तो और बात होता है, स्क्रैप करो तो और बात होता है। स्क्रैप का मतलब सुन ले, स्क्रैप का मतलब होता है पुराना बेच दिया, नया लगवा लिया। उसमें नए को एडिशन समझते हैं, पुराने को स्क्रैप सेल समझते हैं। एक दूसरी बात होती है पुराना देकर नया ले लिया, ये एक्सचेंज का केस बनता है। दोबारा सुन ले, अगर आपने पुराना पार्ट रिप्लेस दो तरह से होता है, पुराने को स्क्रैप के तौर पर बेच दिया, नया लगवा लिया, तो नया न्यू एसेट समझा जाएगा और स्क्रैप सेल समझी जाएगी। अगर पुराना एसेट देके, पुराना पार्ट देके नया पार्ट लोगे तो कौन सा केस समझा जाएगा? एक्सचेंज का। अब इस सवाल में देखते हैं, कहता 1 नवंबर 23 KL replaced a significant part of its machine that accounted for 30% of the machine total value। KL replaced a significant part of its machine that accounted for 30, sorry, यहां पर the new part had a price, however only 22 million was paid। हमने 35 मिलियन वाला एसेट 22 मिलियन पे करके ले रहे हैं। द ओल्ड पार्ट वाज गिवन इन एक्सचेंज। इसका मतलब है पुराना पार्ट कितने का दे रहे हैं? 13 मिलियन का। तो इसके ऊपर गेन या लॉस भी आएगा। एक्सचेंज की एंट्री पास कर लेंगे, खुद ही गेन या लॉस आ जाता है। आगे, दिस रिप्लेसमेंट एक्सटेंड द मशीन लाइफ बाय एडिशनल ईयर। ओरिजिनली द मशीन वाज परचेज्ड 15 मिलियन, 75 million on 1st January 21, and it has accumulated depreciation 12.5 million। ये 30th June 23 का मतलब है 1720 based on the useful life। और अब कितनी लाइफ हो गई? 16 साल। एक साल लाइफ बढ़ गई ना, तो हम तो रिमेनिंग लाइफ फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना दो केस है। एक तो एक्सचेंज का केस है ही, इसके अंदर चेंज इन एस्टिमेशन भी है। इसके अंदर चेंज इन, और चेंज इन एस्टिमेशन के अंदर क्या करते होते हैं? आपने पहले बुक वैल्यू फाइंड करनी होती है और फिर उसके बाद उस पर रिमेनिंग लाइफ या न्यू लाइफ पे डिवाइड करना। ओके, अब इस सवाल को हल करते हैं। अच्छा, इस सवाल पेपर में अगर आप बैठे हो तो इसकी जगह छोड़ दोगे, क्योंकि ये सवाल ज्यादा वर्किंग वाला। नीचे वाला सवाल कर लेना, वो ऐसे सिंपल एक डिस्पोजल की एंट्री पास करनी है। लेकिन क्योंकि अभी तो हम कर रहे हैं तो अभी तो हमें कोई टेंशन नहीं है टाइम की। हाँ जी, आ जाए सर, सवाल पे चलते हैं। आसान तरीके से करवाऊंगा। आपके पास एक एडिशन है 35 मिलियन का, एक डिस्पोजल है। एक्सचेंज में ऐसा होता है ना, 75 मल्टीप्लाइड बाय 30%, कितना? 75 का 30% कितना? 22 पॉइंट। कैश पे भी किया है। अभी मैं ना ये वैसे सवाल को एक्सेप्ट किया, आप पेपर में नहीं ऐसा करोगे, पेपर में तो डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे। अब मैं आई कैप के तरीके से नहीं करूंगा, आई कैप का तरीका बता दूंगा आपको।
क्योंकि इसमें सिंपल हम अपने तरीके से करेंगे, जल्दी सवाल हल हो जाता है। सबसे पहले हमने काम करना है, एक एक्सचेंज की एंट्री बनाते हैं। एक्सचेंज की एंट्री बनाए, जरा कैसे बनाते हो? न्यू पार्ट डेबिट 35 से। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी नहीं पता, वो हम फाइंड कर लेते हैं। कैश पे किया है, रिसीव किया है? पे किया। एक तो ओल्ड पार्ट क्रेडिट कितने का? 22 पॉइंट। कैश क्रेडिट कितना? 22। अगर हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाए तो हम गेन या लॉस फाइंड कर लेंगे, वो हम अभी इधर ही फाइंड कर लेते हैं। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन या डब्ल्यूडीवी? ये क्या था, क्योंकि एक के लिए डब्ल्यूडीवी भी था, वो भाई चले जी स्ट्रेट लाइन है, काम आसान हो गया। आपके पास 22.5 मिलियन वाला एसेट है, 15 पे डिवाइड करें। किस पे डिवाइड करेंगे? 15 पे डिवाइड करें। ओके की बात। और कितना टाइम गुजर गया? कब ये खरीदा था? 1 जनवरी 21 को। जून 21 तक 6 महीने, फिर जून 22, जून 23, ये अभी 2.5 साल हो गए। साल के शुरू तक पहले देख लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 2.5, कितनी अमाउंट आ गई? कितना? बल्कि आप सारा टाइम लिख देंगे, अगले महीने भी तो है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो इस तरह का कुछ चक्कर ही नहीं, तो पूरा टाइम आप ले सकते हो, पूरा टाइम आप ले सकते हैं। किस दिन हमारा ये काम हुआ? 1 नवंबर को। तो जून के आगे कितने महीने बनते हैं? 7, 8, 9, 10, 4 महीने। तो टोटल बन गए 2 साल 9 महीने। 2.75 नहीं, 10 महीने। 2 + 10/12, ये हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, जो एसेट हमने बेचा है। कितना? 22.5 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 10/4 गेन आया, लॉस? गेन आया, लॉस? एसओपी। तो 44.5 में से 35 भी माइनस कर दे, 4.25 भी माइनस कर दे, 5. ये एक हमारी पहली तो एक्सचेंज की एंट्री पास होगी। हो गया एक्सचेंज। अब हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी, ये थोड़ी टेक्निकल है। उसकी वजह यह है क्योंकि इसमें हमारे पास चेंज इन एस्टिमेशन भी है और डिस्पोजल भी है। तो आ जाए जनाब, डेप्रिसिएशन आई कैप ने ना 2 एंट्रीज पास की हुई है डेप्रिसिएशन की, हमने एक ही एंट्री पास कर देते हैं। सबसे पहले ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल कर लेते हैं, ऐसे ही करते होते हैं हम, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, ब्रॉड ऑन कितना है? डिवाइडेड बाय 15 कर लो, ठीक है। अच्छा, पहले तो हमने बुक वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसकी बुक वैल्यू चाहिए हमें, चेंज इन एस्टिमेशन भी तो है, तो पहले इसकी बुक वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इसकी बुक वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। बुक साल नहीं, साल के शुरू में बुक वैल्यू फाइंड। अच्छा, आई कैप ने नवंबर तक की हुई है, लेकिन हमने क्या करनी है, साल के शुरू तक की। करें जरा साल के शुरू तक बुक वैल्यू फाइंड। आपके पास 75 माइनस 22.5 तो पहले माइनस करो ना, कितना आ गया? 52 पॉइंट डिवाइडेड बाय 15
मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम गुजर गया, 2.5 years। कितनी अमाउंट आ गई? 8 अब 52.5 में से 8.75 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई? अब दोबारा एक दफा सुन ले, जिसको हमने आई कैप का तरीका भी मैं बता देता हूं। आई कैप ने 4 महीनों के लिए अलग डेप्रिसिएशन लिया है, अगले 8 महीनों की अलग डेप्रिसिएशन ली है। 4 महीनों पे पुराने तरीके से हिसाब से किया है, अगले 8 महीनों के लिए नए तरीके से किया है। ये नहीं तरीका ठीक जिसने एग्जामिनर ने, क्योंकि ये सजेस्टेड आंसर्स होते हैं, ओरिजिनल आंसर नहीं होते, फिर वो सजेशन भी मांगते हैं टीचर से। अब हमने 43.5 निकाल लिया, अब 43.5 का क्या करेंगे? इसको नई लाइफ पे डिवाइड करेंगे। अब पहले कितनी लाइफ थी? 15 साल। अब कितनी होगी लाइफ? कितनी गुजर चुकी है? गुजर कितने? 2.5 साल। रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी? 13 पॉइंट। ये था इसका असल तरीका, डिवाइडेड बाय 13.5। कितना? 3.24। और जो एडिशन है 35 का, उसको भी किस पे डिवाइड करेंगे? 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 8/12। डिस्पोजल की भी करें, अब वो पुरानी लाइफ पे करें। कितना हो गया? और देखिए ना, ये आपने ब्रॉडऑन की डेप्शन ली, ब्रॉडऑन माइनस डिस्पोजल, और ये आपने एडिशन की डेप्शन ले रहे हो। ये कितनी आ गई? 1.73। फिर डिस्पोजल, क्योंकि ब्रॉडऑन माइनस डिस्पोजल, एडिशन और डिस्पोजल, डिस्पोजल की डेप्शन कितनी आएगी जी? वो अमाउंट थी 22.5, क्योंकि स्टेलर मेथड है, डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय, उसको 15 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि वो लाइफ चेंज होने से पहले ही खत्म हो चुका है। कितनी अमाउंट आ गई? 0. ये हमारे पास आ गया ब्रॉडऑन माइनस डिस्पोजल, ये हमारे पास आ गया एडिशन, और ये हमारे पास आ गया डिस्पोजल। इस सबको तीनों को प्लस कर लो, 5.47, 5.47, 5. ये हमारा दूसरी एंट्री। एक इसके अंदर एक्सचेंज की एंट्री थी, एक इसके अंदर एक्सचेंज विद चेंज इन एस्टिमेशन। आई कैप के सोल्यूशन के अंदर उसने 4 महीने और 8 महीनों की अलग अलग एंट्री पास की हुई है, उसने फिर रिमेनिंग लाइफ में भी 4 महीने अलग से माइनस की हो। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट एंट्री, और ये 16 नंबर का सवाल था। 16 नंबर से मुराद के आपके पास तकरीबन कोई आधा घंटा होता है, और ये आधे घंटे में सवाल सारे हल होने वाले हैं। जो जितने मार्क्स हैं ना, उससे कम टाइम में हल होने वाला होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर हमें सवाल समझ लग जाता है। अब देखिए, 1 जनवरी 24, व्हीकल सोल्ड 36 million, incurred disposal cost 2 million, the vehicle was originally purchased on 1 April 20। हम क्या करेंगे? 40 मिलियन के ऊपर लगा देते हैं फार्मूला, ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और इसकी जो एंट्रीज होंगी, हमने कब बेचा इसको? सबसे पहले एक इसकी एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 6 महीनों की डेप्रिसिएशन, क्योंकि 6 महीने बाद बेचा है। ये आ जाएगी हमारे पास 1/1/24। सेम डेट को कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, व्हीकल क्रेडिट। कैश कितना आया? 36 मिलियन, ये था 40 मिलियन, और बाकी के लिए वर्किंग, नीचे वर्किंग कर लेते हैं, बुक वैल्यू फाइंड कर लो। एडिशन का साल है, महीने हैं या नहीं?
40 मिलियन, 1 माइनस कितना रेट था इसका, या तो डायरेक्ट माइनस करके लिख दें या उसकी वैल्यू अलग से लिख दें, ठीक है, माइनस करके भी लिखना अलाउ है, और आई कैप ने भी माइनस करके लिखा जी, 1 में 0.85 डायरेक्ट लिख दूं। अच्छा, इस पर कितना टाइम कितना आना था, कितना, 1 अप्रैल है ना, तो जून तक जाएगा 3/12। अच्छा, इसमें पेपर में ना वो जून का टाइम होता है और हम दिसंबर के हिसाब से करके आ जाते हैं। अब जून 21 तक तो काम खत्म हो गया, जून 22 और जून 23 तक हमने जाना है। कितना, कितनी बुक वैल्यू, कुल 6 महीने लगाएंगे, पहले साल के शुरू 6 महीने की अलग डेप्थ लेनी है ना, कितना, 27. अब मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय ये 6 महीने की बुक वैल्यू फाइंड कर ली पहले, और अब उसमें डेप्थ 6 महीने की। अब आपने पहले एंट्री पास करनी है, ये 2.08, चलो कौन बताएगा, लिख लिया ना, सॉरी जैसे मर्जी कर लो, ईयर के, इसलिए क्योंकि हमें इस डेप्रिसिएशन की चाहिए ना 6 महीने की, और वो बुक वैल्यू पर अप्लाई होनी है, तो हमारे पास बुक वैल्यू होगी तो हम 6 महीनों की डेप्शन लेंगे ना। नहीं नहीं, वो तो अगर आपको डायरेक्ट आता है तो ठीक है, जिसको नहीं आता उसने भी तो करना है, ठीक है, तो आप जिससे मर्जी कर लें, बस आपके आंसर ये होने चाहिए, ठीक है। आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, आप 6 महीने की डेप्शन फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट साल की डेप्शन फाइंड करने का भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये तो हमें बुक वैल्यू इसलिए चाहिए थी क्योंकि हमने 6 महीने की डेप्रिसिएशन ली। हाँ जी, अब मुझे कौन बताएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कौन बताएगा, करो जरा, वैसे अपनी अपनी फाइंड करके देख लो, फिर मैं पूछ लेता हूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। 14 पॉइंट, पता है कैसे फाइंड हुआ है, देखिए 40 में से 27.8 माइनस किया तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई शुरू तक, कितना, और इसमें फिर जो आंसर आया उसमें प्लस कर दिया 2.3, डन, तो ये कितना आ गया, तो ये आपका 16 नंबर का सवाल आया हुआ पेपर में। अच्छा, मैं ये नहीं चाहता कि आप 16 नंबर पूरे आते होंगे इस बच्चों के, 8 नंबर तो यहां से आने चाहिए, यानी हर सवाल का जो थ्रेशोल्ड होता है उसके कम से कम आधे नंबर हमें हर सवाल से आने चाहिए, उसके बाद ऊपर जो भी होगा वो बोनस होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा सवाल पेपर में आता हो जिसमें आप आधे नंबर भी ना ले सकते, और अगर आपने आधे नंबर नहीं ले सकते तो इसका मतलब है तैयारी में कोई मसला है, कोई गड़बड़ है, फिर आई कैप पक्का करवा लेता है। अगला, अच्छा ये इंपेयरमेंट लॉस का क्वेश्चन है, तो आज के टारगेट में मैं नहीं शामिल कर रहा इसको, हाँ जी, चले जी, बोरोइंग कॉस्ट का एक और सवाल आ गया, अच्छा सवाल है ये भी, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ब्रेक हो नहीं सकती क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया और मैंने एक एक्सट्रैक्ट का सवाल करवा, बल्कि 2 छोटे छोटे। जनवरी 23 टेक्सटियो लिमिटेड कमेंस कंस्ट्रक्शन, अब यहां पर हम अपनी डेट हाईलाइट करते हैं,
1123 को आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, ये अटेम्प्ट है आपकी स्प्रिंग 24। पेमेंट आपने कब की? 1 Feb 23। These payments were financed through the following source: लॉन्ग टर्म लोन, 1 जनवरी को आपको पैसे मिले। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल था, ध्यान से देखना भी है। और दरमियान में राइट शेयर भी आ गए। राइट शेयर्स कहते हैं इक्विटी फंड को, कहता है जी उसका डिविडेंड कितना है 24%। तो इक्विटी के जो डिविडेंड का हमने कुछ भी नहीं करना, बोरोइंग कॉस्ट के अंदर इसका कोई रोल नहीं। 1 अगस्त को फिर आपने एक शॉर्ट टर्म लोन ले लिया। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें ये देखने लगे कि क्या ये जनरल बोरोइंग है या स्पेसिफिक बोरोइंग है। देखिए, जनरल बोरोइंग के नाम लिखे होते हैं, रनिंग फाइनेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, वैरायटी फॉर पर्पस। किसी और का यूज अगर लिख दिया जाए कि उसने एसेट में भी इस्तेमाल करना है, कोई और मकसद भी लिख दे, तो भी जनरल बोरोइंग। अगर वो कहता है कि दीज पेमेंट्स फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्स, और उसने सिर्फ सोर्स बताए हैं, तो वो स्पेसिफिक बोरोइंग होती है। राइट शेयर इसमें इक्विटी फंड हो गया। कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में सरप्लस फंड बोथ लोन एंड राइट शेयर्स कितने 10% के हिसाब से आपने इन्वेस्ट कर दिया। द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड 1 July 23, however substantial technical and administration work was carried out 23। लफ्ज लिखा हुआ है सब्सटेंशियल टेक्निकल, अगर लिखता ना माइनर टेक्निकल तो फिर भी हम इसको सस्पेंड कर देते। आपके बाकी सारे काम चल रहे थे, आपने सिर्फ कंस्ट्रक्शन रोकी हुई, टेक्निकल काम चल रहे हैं, तो ये सस्पेंशन पीरियड नहीं हो, क्योंकि ये आपने रोका है। ना मटेरियल खत्म हुआ, ना कोई और मसला हुआ, तो ये आपने जो, तो ये हो सकता है टेक्निकल वर्क अगर चल रहा है, इसका मतलब है जरूरत है इसकी। आगे चलते हैं। द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, ये बात हुआ, दूसरी इंपॉर्टेंट आ गई, 30th November, but due to minor modification available for use 31st December। कब तक कंप्लीशन समझेंगे? नवंबर तक। और डेप्रिसिएशन लेना कब स्टार्ट करेंगे? दिसंबर के बाद। ओके बात। कहता जी बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन द फैक्ट्री बिल्डिंग। अब इसमें आपको एक सादा सी बात मैंने बताई हुई है, कैपिटलाइजेशन कॉस्ट मतलब ये फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के। ये 8 नंबर का सवाल अगर आप अपने हवास पे कंट्रोल रखें, 5 मिनट में होते हैं सवाल। सिर्फ टेक्निक, क्वेश्चन की एक्सट्रैक्शन आनी चाहिए। और ये क्यों इसमें आप मार खा जाते हो? सिर्फ क्लास का जो एटीट्यूड होता है ना, उसको बेहतर नहीं कर पाते। और ये ह्यूमन नेचर है। आप लोग पहले जैसी बात है 10-15 साल से पढ़ते आ रहे हो, तो 10-15 साल को चीजें 6 महीने साल के अंदर तो रिकवर नहीं हो सकती, ना चेंज हो सकती हैं। तो वो एटीट्यूड आपका रहता है, लेकिन कुछ लोग बाद में इसको रिकवर कर लेते हैं, कुछ लोगों से नहीं होता। तो जिनसे नहीं होता ना बाद में, तो वो कोशिश किया करें कि अपने क्लास एनवायरनमेंट को बेहतर करें। हाँ जी, देखिए सादा सी बात, ये है तो सारे स्पेसिफिक लोन और एक इक्विटी फंड है। स्पेसिफिक के बारे में मैंने क्या बात बताई? सारा इंटरेस्ट आना है जिस दिन से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होती है और जिस दिन तक कंस्ट्रक्शन। हाँ, अगर वो खुद रीपे हो जाए, मेरी लॉ जैसे कल हमने 25 मिलियन और 5 मिलियन पे हो गया था, तो बाकी 20 मिलियन किया था, तो कोई पेमेंट हो जाए तो कम करते हैं, वरना नहीं। तो पेमेंट भी लोन की रीपेमेंट। यहां पर सबसे पहले आपके पास एक लोन लिया आपने 1 जनवरी को, पेमेंट कब की है? 1 फेब को। तो किस दिन से काम स्टार्ट करना है? 1 फेब। 1 फेब से नवंबर तक का टाइम काउंट कर। 1 फेब से नवंबर तक का टाइम काउंट कर। 10 महीने। कोई इसकी पेमेंट वगैरह तो नहीं हुई, सरप्लस फंड के राइट चले। मैं यहां पर लिखने लगा हूं
स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। फर्स्ट इंटरेस्ट पहले लिख लेता हूं जी। आपको 250 मिलियन मिला, किस रेट के हिसाब से? 17% मल्टीप्लाइड बाय 10/12। स्पेसिफिक बोरोइंग का इंटरेस्ट डायरेक्ट कैपिटलाइज हो जाता। कितनी अमाउंट आ गई? एक दूसरी बोरोइंग भी है 340, उसका रेट क्या है भला? 19%। नहीं, लोन खत्म तब होता है जब हम उसको पे करेंगे वापस। पे कर दिया क्या, बैंक को वापस करेंगे तो। अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी लेकिन इंटरेस्ट तो आता रहेगा। हाँ जी, या तो ये लिखता है ना कि जैसे ही उसको राइट शेयर से पैसे मिले उसने पहले पिछला लोन अदा किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ जी। कब लिया था ये लोन? 1 अगस्त को। तो इसका 1 अगस्त के बाद कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी। देखिए बाकी शर्तें तो पहले शुरू पूरी हो चुकी हैं, पेमेंट हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। ये लोन कब लिया? 1 अगस्त को। तो ये 1 अगस्त के बाद इसकी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी। मल्टीप्लाई बाय 4/12, 21.5 लेस कर देंगे। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम वर्किंग नंबर 1। इसका तरीका वही। आज वर्किंग नंबर 1 टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम लिख दे। 1 फेब की डेट 1 फेब 23। आपको कितना लोन मिला था? ये कितना हो गया था? उसी दिन मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय अगली पेमेंट तक का टाइम। अगली पेमेंट कब की? 1 अप्रैल को। तो 1 फेब का महीना और 1 मार्च का महीना, 2/12। सस्पेंशन इसके अंदर है 0. अगली पेमेंट आ गई 1 अप्रैल 23। कितनी पेमेंट की? 350। राइट शेयर कब आ गया? 1 मार्च को। राइट शेयर कब आ गया? 1 मार्च को। वो तो पैसे आए ना, लेकिन उसका जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है वो सिर्फ स्पेसिफिक बोरोइंग की आती है। राइट शेयर आ गए, नो डाउट। पेमेंट राइट शेयर से करेंगे क्योंकि पैसे खत्म हो जाएंगे, तो पेमेंट राइट शेयर से करेंगे। जनरल बोरोइंग तो है नहीं। और ये पैसा हमारे पास हमारा बैंक में महफूज रहा। अब जब नेक्स्ट पेमेंट हमने करनी है, करो जरा, कितनी अमाउंट आ गई? नेगेटिव में 300 आ गया। अब ये तो अगर आपके पास इक्विटी फंड ना आता तो ये पेमेंट वाला कहां से होनी थी? जनरल बोरोइंग। जनरल बोरोइंग स्पेसिफिक तो है ही नहीं, जनरल बोरोइंग। अब आपके पास आ गया इसी किस डेट को? 1 मार्च 23 को आपके पास पैसे आ गए, पहले ही पड़े थे, और वो 300 आपका पे हो गया। ना आपके पास, ना आपने किसी से पैसे लिए हुए हैं, अब किसी बैंक से ना दिए हुए। और ये पैसा कहां से आया था? राइट शेयर इशू करके। तो ये जो आपने पेमेंट की है, 50 की पेमेंट आपने कर दी स्पेसिफिक बोरोइंग से जो पहले पड़ी थी, और 300 की शेयर इशू करके। और आपके शेयर इशू हुए ही 300 के। ओके यहां तक? बिल्कुल। अगली मूवमेंट मिस, आप देखें ना, प्रैक्टिकली भी सोचा करो थोड़ा। हम देख रहे हैं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, हमारे अकाउंट में पैसे कितने पड़े हुए,
50 मिलियन पड़ा हुआ है। अब जब तक 50 मिलियन आपके अकाउंट में है तब तक आपको टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम मिलती रहेगी। राइट शेयर आपको मार्च में आ गए, राइट शेयर की टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ कोई ताल्लुक, इसका मतलब है आपके पैसे 50 अभी पड़े हुए, कहीं खर्च, वो खर्च कब हुए? 1 अप्रैल को 300 मिलियन आपका राइट शेयर से आ चुका था, 50 मिलियन आपका अकाउंट में पड़ा था, वो 350 मिलियन अब खत्म हुआ। तो 50 मिलियन कब खत्म हुआ था? 1 अप्रैल को। 1 मार्च को मूवमेंट जरूर हुई है, 300 मिलियन आया जरूर है, लेकिन वो 50 मिलियन खत्म, और ना ही वो 350 किया हमने। भला क्यों? क्योंकि राइट शेयर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेना, वो पैसे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर डिविडेंड आपने देना है या लेना है, बट उसकी कॉस्ट नहीं आती इक्विटी फंड की। अब आ जाए आपका 1 अगस्त 23 को आपके पास कितना पैसा आ गया था? 340। 1 अगस्त को क्या इस दिन कोई पेमेंट की या नहीं? नहीं पेमेंट की, तो 1 महीने की तो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई। इसकी बाकी शराइत पूरी हो चुकी है। कितनी अमाउंट? 2 पॉइंट। फिर 1 सितंबर 23 को कितनी पेमेंट की? 180। तो 180 यहां से माइनस कर दो, 160 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रही है? नवंबर के अंदर, तो नवंबर तक का टाइम ले लेंगे। हो रहा है? सॉरी, अच्छा इंटरेस्ट हो रहा है। अच्छा ये 3/12 है इंटरेस्ट, इस पूरे को प्लस कर लेंगे, हमारी टेम्प कितना ऊपर कुछ है, यही है 7 पॉइंट। ये हमारे पास टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि जनरल बोरिंग तो है नहीं। 7 पॉइंट, ये सवाल आ गया 35.42 प्लस 21.5 माइनस 7.66 49.2। चलिए जरा खामोशी प्लीज, वापस आए जी। फिर से क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेनेशन वाला, कहता है ब्रीफली रिस्पॉन्स। आप बोले ना प्लीज, थोड़ा सा टाइम रहता है तो एक सवाल 2-3 सवाल डिस्कस अगर हो जाएंगे तो भाई बस कर जाए यार जी। यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ पीएल, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द ईयर एंडेड December 23 under preparation. In the beginning 23, PL adopted the revaluation model for the subsequent measurement. A new CEO has recently joined. He has pointed out the following non-compliance of IFRS after review the draft financial statement. कहता आपने रिस्पॉन्स करना है सीईओ को। आपने सबसे पहले इस तरह के रिस्पॉन्स में आपने ये लिखना होता है, पहला सेंटेंस ये होता है कि वो ठीक है या वो गलत है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, कहता है IAS 16 does not allow selective revaluation, so all classes of property, plant and equipment should have been revalued. उसने कहा है कि पीपीई सारे अलग अलग नहीं कर सकते, ये सीईओ कह रहा है। क्या ऐसा है या नहीं?
क्या सारे पीपीई एक ही मॉडल पे होने चाहिए? ऐसी बात किसके बारे में भला? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम सबसे पहले लिखेंगे सीईओ पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट करेक्ट, और आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू IAS 16 revaluation model and cost model is allowed for different class of property plant and equipment। हाँ, एक बात याद रखें, वो शायद आपको पहले भी पता हो कि क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर अलाउ नहीं है। जैसे व्हीकल्स है ना, अब कुछ व्हीकल के ऊपर कॉस्ट मॉडल और कुछ व्हीकल के ऊपर ये अलाउ नहीं है, इसे बोलते हैं क्लास ऑफ एसेट। एक है क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो तो होते हैं व्हीकल, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। अब फर्नीचर पर आप कोई और मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हीकल पर कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि सीईओ पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट करेक्ट, फिर आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ओके, हर बात पे करेक्ट है तो करेक्ट लिखना है, नॉट करेक्ट है तो नॉट करेक्ट लिखना है। आगे देखें, the adoption of revaluation model has been accounted as change in estimate। कहता है रिवैल्यूएशन मॉडल को अडॉप्ट करना, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन एस्टिमेशन है? ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। अब अगली बात सुने, रिवैल्यूएशन मॉडल चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन इसमें रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं आता। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस IAS 16 ऐसी इजाजत देता है। तो जब IAS 16 ने इजाजत दे दी तो फिर इसके ऊपर IAS 8 अप्लाई नहीं होगा। IAS 16 कहता है कि अगर आपने कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में आए हो तो आपने प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लेना है, जैसे चेंज इन एस्टिमेशन में लेते है ये पॉलिसी। लेकिन क्यों ऐसा है? IAS 8 नहीं कहता ऐसा, ऐसा IAS 16 कहता। तो जब कोई स्टैंडर्ड अपने आप को कवर कर ले तो फिर दूसरा स्टैंडर्ड उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तीसरी बात, IAS 16 required incremental depreciation must be transferred from surplus to। अच्छा, मैंने आपको दो बातें बताई थी। ऐसा है कि आपने OCI to रिटेन अर्निंग एंट्री पास करनी है, बट मस्ट का लफ्ज नहीं है। दो मेथड है, या तो हर साल करते जाओ या उसको रखो, जब एसेट बिके तब OCI टू रिटेन देगा। तो ये भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। कहता सम व्हीकल हैव बीन गिवन और रेंट बाय PL। अच्छा, ये खामोशी कि ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है या नहीं, किसी ने किसी के कान में भी कुछ नहीं कहना। और वैसे ये गलत हुआ ना तो मैंने यहां से ना विंडोज खोलनी है तो उस बंदे को नीचे फेंक दे, डबल फायदा होगा। Some vehicle have been given or rent by PL. These should have been included in investment property, but instead they are included in PPE। अब जरा देखें, CEO आकर बोलना नहीं, किसी की आवाज ना निकले जवाब की। CEO आया, उसने कहा कि ये तो आपने व्हीकल रेंट पे दिए हुए हैं तो इसको तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में होना चाहिए, लेकिन आपने उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखा हुआ है। बताओ CEO ठीक है या नहीं? गलत है। उन पीपी में तो लिखा हुआ है, CEO कह रहा है कि आपने इनको रेंट में दिया हुआ है तो आप इसको इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी में लिखिए। CEO गलत कह रहा है या सही कह रहा है? गलत कह रहा है। क्या गलती है? रेंट सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये भी उस CEO है, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं है। वो आईकॉम वाला भी तो हो सकता है? हाँ, ये तो मेरे पेपर में ना ऐसे कहना कि अब 3 गलत कह दे तो मैं एक तो ठीक लिख ही दूं। अगर ठीक कह रहा है तो ठीक लिखेंगे, अगर ठीक नहीं कह तो नहीं लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, अब ये ना कहना CEO है कह रहा होगा ठीक कह रहा होगा। अच्छा, सवाल का जवाब का तरीका सुन ले, कोई देर वापस। The point raised by CEO is not correct, ये पहले वाला। अब जवाब देने का तरीका सीखना है।
It is not necessary that all item of property, plant and equipment are revalued. If an item PP is revalued, the entire class of PP to which the asset belongs shall be revalued. उसी class के asset revalued. So selected class of asset can be revalued, but selected asset within cannot be. The दूसरा point क्या था? Adoption of revaluation model of property, plant and equipment is a change in है ये accounting policy. As per ISA, the initial application of policy to revalued asset in accordance with IS 16 is not accounted for retrospectively. फिर वो कहता है the transfer of incremental depreciation each year is not compulsory. This can be choose transfer to the whole revaluation surplus to retain nothing upon disposal of the asset या incremental depreciation over the useful life. और आखिरी में CEO ने क्या कहा? The point raised by CEO is not correct. IS 40 only land and can be investment property. तो vehicle whether used for business purpose या rental purpose वो क्या कहलाएगा? Property, plant and equipment. 8 नंबर का ये भी सवाल था पेपर में. ये नोट्स वाला सवाल आज हमने नहीं करना. 11:30 तो एंड में ब्रेक दे देता हूँ.